अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हमारा इंग्लिश का पेपर किस तरह का होता है, हम लोगों ने उसको प्रिपेयर कैसे करना है और उसको प्रेजेंट कैसे करना है और मार्क्स कैसे आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग अगर सेक्शन ए से ही स्टार्ट करें तो हमारे पास जो सेक्शन ए में 20 MCQs होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCQs जो है वो गिवन होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग चैप्टर्स की बात करें तो हमारे पास MCQs में से कुछ थॉरोली लाइन्स उठाई होती हैं और उधर से आपको MCQs बना के दिया जाता है। तो उसको प्रिपेयर कैसे करना है कि उसको आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी टेक्स्ट होती है उसको आप लोगों ने थॉरोली रीड कर लेना है। जब आप उसको थॉरोली रीड करेंगे तो एक तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, जो कि आपको फर्दर आगे आपके क्वेश्चन आंसर में जो है वो हेल्प आउट करेगा। उसके अलावा आप लोग वहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको लगता है कि ये पेपर में आ सकते हैं एज एन MCQs या कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो आप उनको हाईलाइट कर लो, ठीक है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे पेपर से एक दिन पहले या पेपर वाली सुबह दिन आप लोगों ने क्या करना है कि उनको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। जस्ट एक रीड दे देनी है। उससे क्या होगा कि आप लोगों के MCQs जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो MCQs हैं वो मोस्टली 1 से 2 MCQs लेसन के राइटर्स के नेम्स और पोइट्स के नेम पूछे होते हैं कि ये पोइम किसने पोइट ने लिखी है, इस तरह से MCQ होता है। इसके अलावा तीसरी टाइप ऑफ MCQ हमारे पास एक मोस्ट जो है वो बहुत कॉमन सा MCQ है जो कि तकरीबन हर मरतबा पेपर में आता है। उसमें उन्होंने पूछा होता है कि यार स्टैंजा में अगर 3 लाइन्स हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 4 लाइन्स वाले स्टैंजा को हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह से एक MCQ होता है। वो पोइम्स के लास्ट में जो है वो लिखा होता है, आप लोगों ने वहाँ से देख लेना है। ये MCQ मस्ट आता है। इसके अलावा हमारे पास जो चौथी तरह की जो MCQs की टाइप होती है वो हमारी ग्रामर से होती है, और ये वो वाली ग्रामर होती है जो कि हमारे चैप्टर्स के लास्ट पे होती है। अक्सर स्टूडेंट्स इस ग्रामर को स्किप कर देते हैं, लेकिन वहाँ से एज इट इज़ MCQ बनकर आता है, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह करना है कि वहाँ पर जो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ MCQ ऑफर में दिए होते हैं ग्रामर्स के, तो आप लोगों ने उनको मस्ट कर लेना है, ठीक है। और सिर्फ उन्हें एक मरतबा रीड दे दें, इंशाल्लाह आप लोगों के MCQ यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट में ये बोलूँगा कि कोशिश करें कि आप लोग कम से कम MCQ में आप लोग फुल मार्क्स उठाएँ, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग सेक्शन बी की बात करें तो हमारे पास जो सेक्शन बी होता है उसमें से हम लोगों ने 13 में से 10 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें से हमारे पास पहले 2 क्वेश्चंस कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, सही है। अब पहला क्वेश्चन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का होता है और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये पैराफ्रेज का होता है, और जो बाकी क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों की एक्सरसाइज से एज इट इज़ उठाए जाते हैं। एक क्वेश्चन जो अगर आ भी जाता है एक्स्ट्रा तो वो मोस्टली थीम का क्वेश्चन होता है, बाकी आप लोगों के मोस्टली एक्सरसाइज से ही होते हैं क्वेश्चन। तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन को मस्ट प्रिपेयर कर लेना है सेक्शन बी के लिए। अब ये हमारे पास एक सैम्पल पेपर है तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने स्टार्ट कैसे करना होता है, क्वेश्चन का नंबर लिख लें। उसके बाद आप लोग ये चीज़ मेंशन करें कि आप लोग पार्ट ए अटैम्प्ट कर रहे हो या पार्ट बी अटैम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। इससे एग्जामिनर को आसानी होती है चेक करने में। उसके बाद आप लोगों ने स्टैंजा की हेडिंग देकर तो फर्दर फिर आप लोगों ने स्टैंजा पूरा नहीं लिखना, स्टार्टिंग से उसके 2-3 थोड़ा सा और बीच में डॉटेड लाइंस और लास्ट से थोड़ा सा आप लोग मेंशन कर लें। उसके बाद अगर पैराफ्रेज की बात करें तो हम लोगों ने इसमें लेसन और राइटर नेम पोएम नेम और पोइट नेम मेंशन नहीं करना होता। आप लोगों ने डायरेक्ट पैराफ्रेज की हेडिंग देकर इसको स्टार्ट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने पोएम नेम पोइट नेम तो लिखा हुआ है लेकिन नहीं लिखना होता। पैराफ्रेज के अंदर ये चीज़ मेंशन नहीं करनी होती। जस्ट सिंपल आप लोग स्टैंजा लिखो थोड़ा सा, उसके बाद पैराफ्रेज की डायरेक्ट हेडिंग दे के 4 से 5 लाइनों में या 6 लाइनों में मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं, आप लोगों ने उसी स्टैंजा को जो है वो आसान अल्फाजों में लिखना होता है, आसान वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। फर्दर इसमें आप लोगों ने कुछ भी जो है वो ऐड नहीं करना होता, ठीक है। जिस तरह इस पेपर में पैराफ्रेज को उसने 5 से 6 लाइनों में वाइंड अप किया, तो आप लोगों ने भी इसी तरह करना है, इससे ज़्यादा लेंथ नहीं लिखनी। पैराफ्रेज में सिंपल ये करना होता है कि आप लोगों ने वहाँ पर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उसको जो है वो इजी करके या उनके सिनोनिम्स वगैरह जो है वो लिखने होते हैं। अगर इनकेस आप लोगों को पैराफ्रेज नहीं आता तो आप लोग डायरेक्ट उसी जो है वो स्टैंजा को उठाकर पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लो, तो वही आपका पैराफ्रेज बन जाता है। पैराफ्रेज में कम से कम आपकी कम से कम 4 लाइनें और मैक्सिमम 6 लाइनें होनी चाहिए, ठीक है। बस पैराफ्रेज में यही है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का होता है। तो इसमें उसी तरह हम लोगों ने स्टैंजा की हेडिंग से पहले पार्ट मेंशन करना ज़रूरी होता है कि हम लोग पार्ट ए को अटैम्प्ट कर रहे हैं या पार्ट बी को अटैम्प्ट कर रहे हैं। उसके बाद स्टैंजा की हेडिंग में आप लोगों ने उस तरह स्टैंजा का स्टार्टिंग से थोड़ा सा, दरमियान में डॉटेड लाइंस और लास्ट से थोड़ा सा मेंशन करना होता है। उसके बाद आप लोगों ने पोएम और पोइट का नेम लिखना था, यानी कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। और फिर उसके बाद आप लोगों ने
दूसरे पैराग्राफ के अंदर उसी पोइम का मेन थीम बताना होता है, उसको थोड़ा सा लिखना होता है। आफ्टर दैट उसके बाद आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी होती है, और एक्सप्लेनेशन में जो आप लोगों को स्टैंडर्ड गिवन होता है, आप लोगों ने सिर्फ उसी को जो है वो एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेनेशन जो होती है आप लोग इसे 12 से 15 लाइन्स में जो है वो वाइंड अप करें, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल में आप उसको न लेके जाएं। और पैराफ्रेज में हम लोग फर्दर कोई कोटेशन वगैरह ऐड नहीं कर सकते, उसमें हम लोगों ने उसी चीज़ को एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ये जो हम लोग एक्सप्लेनेशन लिख रहे होते हैं, इसमें हम लोग कोई भी कोटेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अपने पेपर को जो है वो दूसरों के पेपर से थोड़ा डिफरेंट बनाना है, तो आप लोग इसमें कोटेशंस ऐड करो, ठीक है। इन दिस एंड डैट वे आप लोगों के इंशाल्लाह मार्क्स आएंगे। सेक्शन बी के अंदर यहाँ से पहले 2 क्वेश्चन में मार्क्स उठाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। एग्जामिनर मोस्टली 4-4 मार्क्स दे के आगे जाता है, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वो आपको 5 मार्क्स दे के जाए यहाँ से। तो उसके लिए आप लोगों ने पेपर को कुछ डिफरेंट करना होगा। तो डिफरेंट आप लोग कैसे कर सकते हो? जस्ट सिंपल आप लोग उसमें कोटेशंस वगैरह ऐड करो, बस। इसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग 8 क्वेश्चन होते हैं, वो देखते हैं कि हम लोगों ने उनको अटैम्प्ट कैसे करना होता है। तो उसके लिए आप लोगों ने सिंपल ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखना होता है। स्टेटमेंट लिखते हैं तो लिख ले, वरना अगर नहीं लिखते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इन क्वेश्चन आंसर्स के अंदर लेसन और राइटर नेम का जो है, राइटर का जो है वो नेम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप लोग लिख लो, अगर नहीं आता तो लाजमी नहीं है, ठीक है। और फिर इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स इसमें थीम भी मेंशन करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर थीम लिखते भी हो तो इस तरह से लंबी चौड़ी थीम ना लिखो। अगर आप लोग थीम लिखते भी हो तो सिर्फ 1 वर्ड थीम मेंशन करो। इस तरह से लंबी चौड़ी थीम लिखने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ने मार्क्स हमें सिर्फ आंसर के देने हैं, ठीक है। तो आंसर पर अपना ज़्यादा फोकस करो, और आंसर भी आप लोग कोशिश करो कि सिर्फ एक ही पैराग्राफ में वाइंड अप ना करो। आंसर में भी फर्दर आप 2 से 3 पैराग्राफ्स बनाओ, 5-5, 6-6 लाइनों के, ठीक है। और आप लोगों की आंसर की लेंथ कम से कम इतनी हो कि एग्जामिनर आपको कम से कम 5 मार्क्स दे कर जाए, ठीक है। कम से कम वो जो बोर्ड की एक शीट होती है ना, एक साइड उसकी जो होती है, तो आप उस पर एक आंसर अपना कम से कम उतना लिखो, उसमें वाइंड अप करो। अब ओवरऑल बात करें तो हमारे पास आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स के अंदर अगर आपको आथर का नेम और लेसन का नेम आता है तो आप लोग मेंशन करो, वरना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद 1 वर्ड थीम अगर आपको आती है तो वो भी मेंशन करो। उसके बाद आप लोग अपना डायरेक्ट आंसर स्टार्ट कर लो। आंसर के अंदर आप लोगों ने कुछ बातों का ख्याल रखना है। फर्स्ट थिंग इज़ डैट कि आप लोगों ने एक ही पैराग्राफ में आंसर को जो है वो समराइज़ नहीं करना। आप लोगों ने जो है वो 1 से 2 से 3 पैराग्राफ्स बना लें। उसके बाद फर्दर उसमें आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस चीज़ को हाईलाइट कर लो, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के अलावा आप लोग कोटेशंस वगैरह ऐड कर लो। कोटेशंस का ये होता है कि आप लोग पेपर से पहले ही जो है वो हर एक चैप्टर की 1-1, 2-2 कोटेशंस अपनी बुक में लिख लो, और लास्ट पे आप उनको रिवाइज कर लो। जब क्वेश्चन उसके रिलेटेड आए तो आप उसमें ऐड कर लो, ठीक है। कोटेशंस के अलावा आप लोगों ने इंग्लिश बुक में कुछ और चीज़ों का ख्याल रखना होता है, वो ये कि आप लोग कोशिश करें कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह ना करें, पंचुएशन की मिस्टेक्स भी ना हो, स्पेलिंग की मिस्टेक्स भी ना हो। क्योंकि अगर हम लोग इंग्लिश के पेपर में एक गलती करते हैं तो एग्जामिनर उस गलती को देखता है। वो ये नहीं चेक करता कि हम लोगों ने कितना ठीक लिखा है, वो ये चेक करता है कि हम लोगों ने गलतियाँ कितनी की हैं। तो अगर हम लोग एक गलती करते हैं तो वो उस एक गलती का 1 नंबर काट लेगा, वो ये नहीं देखेगा कि उसने बाकी सारा पेज ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोशिश करें कि पंचुएशन या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करें, ठीक है। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को चेक करें तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें पहली बात तो ये कि उसने 2 पैराग्राफ्स बनाए हैं, और दूसरी बात ये कि उसने, आप देख सकते हो कि कोटेशंस तो अब यार ये नहीं है, ये बुक की लाइन्स हैं, ठीक है। ये बुक की लाइन्स उसने एज इट इज़ लिखी हुई हैं और उसको हाईलाइट किया हुआ है। अब इसमें जब एग्जामिनर इस क्वेश्चन को देखेगा तो उसकी जो नज़र होगी वो डायरेक्ट इन हाईलाइटेड पॉइंट्स पर जाएगी, और ये हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या हैं, ये बुक की लाइन्स हैं। तो उसे फिर जो है वो पता लग जाएगा कि बच्चे को आता है, तो वो फिर आपको मार्क्स देकर जाएगा। अच्छा, इंग्लिश पेपर में बुक की लाइन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। आप लोग कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा बुक की वर्डिंग, बुक की लाइन्स वगैरह यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग ये भी ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आप लोगों का क्वेश्चन होता है उसका जो मेन आंसर होता है वो आप बुक की लाइन्स लिखें एज इट इज़ हाईलाइट करके, फर्दर फिर आप अपने ब्लू पेन के साथ उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। फर्दर जो आप लोग मटेरियल ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। और आप इस क्वेश्चन में चेक कर सकते हो कि इस तरह से हम लोग कोटेशंस को सेंट्रलाइज करके हाईलाइट करके मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से भी पेपर जो है वो क्वेश्चन अच्छा लगता है।
अब हमारे पास एक और पेपर है, वो भी देख लेते हैं। इसमें ये जो इसमें पैराफ्रेज में ये जो कोटेशन ऐड की, आप लोग कोशिश करें कि कोटेशंस पैराफ्रेज के अंदर ना ऐड करें। उसमें आप लोग बस सिंपल जो आप लोगों का गिवन स्टैंड है, आप उसको सिर्फ जो है वो आसान करके लिख लें, ठीक है। इसमें फर्दर आप लोगों ने कुछ भी ऐड नहीं करना होता, ना लेसन, ना पोइम नेम, ना वर्ड नेम, और ना ही कोई कोटेशंस देनी होती, बस उसी चीज़ को एक्सप्लेन करें। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप बस हाईलाइट कर लें, बस दैट्स इट। अब फर्दर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को दोबारा देख लेंगे, इसमें उसने किस तरह से पोइम पोइट के नेम को जो है वो हाईलाइट किया है। फर्दर उसने नेक्स्ट पैराग्राफ में इसका कॉन्टेक्स्ट बताया है। फर्दर आप इसमें देख सकते हैं कि उसने एक्सप्लेनेशन में जो हमारे पास एक कोटेशन ऐड की है, सही है, और एक्सप्लेनेशन बस 12 से 15 लाइन में हो। अब फर्दर आप इसके क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं कि उसने सिर्फ एक पैराग्राफ में जो है वो क्वेश्चन को वाइंड अप नहीं किया, पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं। और उसमें आप लोग फर्दर एक चीज़ ये भी नोट कर सकते हो कि उसने चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम लोग अपने पेपर को प्रेजेंट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के बाद एंडेड लाइन है और चीज़ें हाईलाइटेड हैं और पैराग्राफ्स बने हुए हैं, कोटेशंस वगैरह ऐड है, बुक्स की लाइंस हाईलाइट हुई हुई हैं, आप लोग देख सकते हो। इन दिस एंड डैट पे आप लोगों के इंशाल्लाह इंग्लिश के पेपर के अंदर मार्क्स आएंगे। अब इसके बाद हम सेक्शन सी पर आ जाते हैं। तो सेक्शन सी में हमारे पास जो 4 क्वेश्चन होते हैं उसमें से हम लोगों ने 3 करने होते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो जिसमें हमारे पास सॉलिड मार्क्स होते हैं। अब इस पेपर में हम देखें तो हमारे पास ये जो प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन है और जो वाइसेस वाला क्वेश्चन है, ये सॉलिड मार्क्स का होता है। इसमें हम लोग ईजिली 10 मार्क्स ले सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को मस्ट अटैम्प्ट करें, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चन बच गए। तो इन 3 में से अब हम लोगों ने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो अब देखते हैं कि इनमें से हमें कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बात करें इसकी ट्रांसलेशंस की, तो अगर इसमें इस पार्ट में तो मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन मार्क्स इस पार्ट में कटते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप इस क्वेश्चन के अंदर 8 मार्क्स, 8 से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो, तो फिर आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास 2 क्वेश्चन बच जाते हैं। तो इसमें से हम लोगों ने अब एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करना है। तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ये जो लेटर एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन होता है, आप इसको अटैम्प्ट करो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये है कि वो आपको आसानी से 8 मार्क्स जो है वो दे देगा। इसमें जैसे है कि आपका जो पैटर्न होता है वो ठीक हो। और इस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल आप लास्ट पे छोड़ो। अगर आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो फिर तब आप इस क्वेश्चन को जो है वो अटैम्प्ट करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में मोस्टली वो तो पहले ही आप बिल्कुल अच्छा से अटैम्प्ट करोगे, कोई गलती भी नहीं करोगे, तब वो आपको दोनों पार्ट्स में 4-4 मार्क्स देगा और आपके 8 मार्क्स बनेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर मार्क्स उठाना बहुत मुश्किल है। पहले आप लोग कोशिश करो कि इन तीनों क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लो। अगर फिर भी आप लोगों का कोई एक क्वेश्चन रहता है तो फिर आप लोग इस क्वेश्चन की तरफ आओ, ठीक है। और अगर आप लोग इस क्वेश्चन में 8 तक मार्क्स ले सकते हो तो फिर इसको मस्ट अटैम्प्ट करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आप लोग मस्ट अटैम्प्ट करो। फिर आप लोगों के पास चॉइस इसमें और इसमें रह जाती है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन में 8 मार्क्स तक ले सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं ले सकते तो फिर आप लोग कोशिश करो कि बस ये अटैम्प्ट करो। ये किस तरह अटैम्प्ट करना है वो मैं आगे जाके बताता हूँ आपको। अब हमारे पास जो वाइसेस और प्रीपोजिशन होती है तो उसको तो हम लोग उसी तरह से अटैम्प्ट करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बाकी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने लेटर को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस तरह से उसका हेडिंग वगैरह दे दो कि आप लोग लेटर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। फर्दर आप लोग ये पेपर पैटर्न देख सकते हो। और यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ये भी देख सकते हो कि इसमें उन्होंने फर्दर पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं, ठीक है। 3 पैराग्राफ उसने बनाए हुए हैं। इन दिस एंड डैट वे हम लोग लेटर को जो है वो लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि हम लोगों ने समरी और ये करेक्ट को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जिस लेसन का लिखना है तो उसकी हेडिंग दे देंगे। फर्दर उसका नीचे आप लोग हेडिंग दे देंगे उसका आखिर कौन है, ठीक है। फर्दर आप ये बताते हैं कि ये स्टोरी है या क्या है, ठीक है। फर्दर उसमें आप लोग थीम मेन वन वर्ड थीम भी मेंशन कर लो। उसके बाद आप फिर फर्दर पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिख लो। अच्छा जी, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कैरेक्टर को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो कैरेक्टर को जब आप लोग अटैम्प्ट करो तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इस तरह से उसका फ्लो शीट या फ्लो चार्ट जो भी है वो बना लो, ठीक है। जनरल स्केचिंग कर लो। अब इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर जो है वो उसको ओवरव्यू हो जाता है कि यार बच्चे को इस कैरेक्टर के बारे में ये चीज़ पता है, ठीक है। तो इन दिस एंड डैट वो आपका पेपर आसानी से चेक कर वो आपको मार्क्स देगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस तरह से फर्दर आगे इस स्केच के बाद हम लोग इस तरह से हेडिंग्स दे सकते हैं इसके अंदर। और हेडिंग्स के अंदर बहुत लंबे जो आप लोगों ने नहीं लिखना, सिर्फ 3 से 4 लाइनें बस, दैट इज़ इनफ। इस तरह से, ठीक है।
दिस एंड दैट में हम लोग एक करेक्टर को अटैम्प्ट कर सकते हैं विद हेडिंग्स, और कोशिश करें कि वो स्टार्टिंग में जो फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम है वो आप लोग बना लो। अब फर्स्ट ईयर के अंदर ये क्वेश्चन जो होता है ये तो हम लोग इसको चॉइस पर भी छोड़ सकते हैं, और ये 5-5 मार्क्स आता है, तो आप लोग कोशिश करें आप लोग सिर्फ इतना ही उसमें लिखें कि आपको वो 5 मार्क्स दे, ठीक है, 5 नंबर के लिए उसे आप लोग अटैम्प्ट करो। लेकिन अगर हम लोग बात करें सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में हमारे पास ये दोनों क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के होते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों ने इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है कि आपको वो कम से कम 10 में से 8 मार्क्स तो दे। तो इसमें तो आप लोग उस तरह से स्केच बना लोगे और हेडिंग्स की फॉर्म में लिखोगे तो वो ठीक रहेगा, और करेक्ट फिर और समरी को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि समरी में हम लोग उस तरह से स्टार्टिंग में उसका टाइटल, फर्दर उसका ऑथर नेम, नेक्स्ट उसके बाद आप लोगों ने उसका ये बताना कि ये स्टोरी है क्या है जो भी है, उसके बाद आप लोगों ने वन वर्ड थीम, उसके बाद फर्दर फिर आप लोग पैराग्राफ की फॉर्म में उसको स्टार्ट करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे, बुक की लाइंस को ऐड करोगे और उसे हाईलाइट करके लिखोगे, बस दैट्स इट, ठीक है। और कोशिश करें कि बस ये भी आपकी 2.5 to 3 पेजेस तक आपकी हो, ठीक है, 2 to 2.5 पेजेस भी इनफ होते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि इस पर फर्दर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, पंचुएशन की मिस्टेक्स ना हो, और आप लोगों की स्पेलिंग की मिस्टेक्स ना हो। और इसके अलावा हमारे पास जो हमारी वो होता है सेकेंड ईयर, तो उसमें हमारे पास ऐसे भी होता है, तो ऐसे के लिए कोशिश करें कि आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम सेव करें, ताकि बिल्कुल लास्ट, और ऐसे को कोशिश ये करें कि पेपर के लास्ट में अटैम्प्ट किया करें, ताकि फर्दर आपके पास जितना भी टाइम है आप लोग ऐसे को दे सकें, ठीक है। और उसमें भी आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोटेशंस ऐड करें, पैराग्राफ्स बनाएं, बस दैट्स इट। और लेंथ मैटर करती है इसमें, ठीक है, जितनी ज़्यादा लेंथ लेंगे उतनी ज़्यादा आपको मार्क्स आएंगे। लेकिन अब इंग्लिश के पेपर तो आप लोगों ने फिर साथ में ये भी देखना होता है कि आप लोगों की कोई मिस्टेक्स वगैरह ना हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, पंचुएशन मिस्टेक्स, ये चीज़ें आप लोगों की ना हो, ठीक है, इन चीज़ों को अवॉइड करें। बाकी ऐसे के अंदर बस ये कोटेशन ऐड करें, पैराग्राफ्स बनाएं, और हेडिंग्स के अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि हेडिंग्स देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग हेडिंग्स ना दो, ठीक है। अगर आप लोगों का बहुत ही दिल करता है तो आप लोग स्टार्टिंग में अब वो रिव्यू दे दो कि हम लोग इस ऐसे के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिस तरह हम लोग जेम्स 333 के अंदर देखें तो उन्होंने फर्दर उसमें ऐसे के अंदर स्टार्टिंग में जो है वो फर्द सारा वो लिखा होता है उसका अवर रिव्यू कि हम लोग इस ऐसे में इस पैराग्राफ में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप लोग सीक्वेंस वाइज वो लिख लो, फिर फर्दर आप बस पैराग्राफ्स लिखते जाओ, ठीक है। इन दिस एंड दैट भी आप लोगों का ऐसे भी जो है वो अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। और मेरे जहन में तो यही चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी। फर्दर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू। और ऐसे की अगर आपको मैं लेंथ विड्थ बता दूं, तो ऐसे में आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग कम से कम उसमें 6 पेजेस लिखें, जो बोर्ड की शीट होती है ना उसके 6 पेजेस लिखें, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोग जितने लिख सकते हैं लिखें, ठीक है। जितने ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। 14 मार्क्स का ऐसे होता है, तो आप लोग कोशिश करें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसमें चीज़ें ऐड करें। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आप लोगों को बता देता हूँ। तो हमारे पास बात करूँ तो अगर देखा जाए पास पेपर्स को, तो पोल्यूशन वाला जो है वो ऐसे बहुत मरतबा रिपीट हुआ है, पोल्यूशन, माई एम इन लाइफ, इस तरह के, ठीक है। और फेवरेट पर्सनैलिटी पर अक्सर नोट वो ऐसे आ जाता है। अक्सर ये जो ऐसे होते हैं ना, ये तो एक तो हमारी फेवरेट पर्सनैलिटी पर होता है, 3 ऐसे होते हैं ना, उनमें से एक फेवरेट पर्सनैलिटी पर होता है, एक वो जो होता है जो पाकिस्तान में हमारा मेन मसला चल रहा होता है उस वक्त, ठीक है। अब इस साल की अगर हम लोग बात करें तो कोविड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐसे के लिए, उर्दू के अंदर भी और इंग्लिश में भी, तो आप लोग इसको लाजमी कवर करें, ठीक है। थैंक यू।